शुक्रिया। डीसी साहब को थोड़ी मसरूफियत थी, मुझे जाना पड़ गया, तो पहला उन्होंने हमें एक मौका दिया, एक फोरम दिया। हमारे बहुत सारे लिसनर्स मेरे सामने हमें मौका मिला कि हम उनको कुछ बातें बता सकें। मुझसे पहले बहुत अच्छी बातें डिस्कशन में आपने सुनी हैं। तो थोड़ा सा मैं बुनियादी चीज़ों को एड्रेस करूँगा। जब हम दिल की बीमारी की बात करते हैं तो आम ख्याल में यही आता है कि जैसे दिल का दौरा है या एंजाइना है या दिल की नालियों की तंगी है। लेकिन जब हैसियत कार्डियोलॉजिस्ट हम डीएचके हॉस्पिटल में बैठे हुए पेशेंट देखते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ टाइप के मुख्तलिफ तर्ज के मरीज आते हैं। और जैसे अभी बात हुई बच्चों में बीमारियां हैं, तो हमारे पास बीमारियां जो हैं वो पैदाइश के बाद से बच्चे के अंदर और उसके बाद उम्र के साथ साथ बड़ों के अंदर हर तरह के पेशेंट जो हमारे पास इमरजेंसी में हॉस्पिटल में ओपीडी पे आते हैं। तो मुझे ये टास्क दिया गया था कि इसके ऊपर बात करनी है, तो मैंने उस वक्त से सोचना शुरू किया कि मैं किस किस पॉइंट को उठाऊंगा। ये इतना बड़ा टॉपिक है, इतनी बड़ी डिस्कशन है, इतना वास्ट एरिया है कि इसको एक सिटिंग में, एक शिफ्ट में और 1 घंटे 2 घंटे की एक सेशन के अंदर हम एक तकरीर के अंदर पूरा नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक कोलेस्ट्रॉल की बात करें, आप सिर्फ दिल के दौरे की बात करें, आप सिर्फ एंजाइना की बात करें, आप इसके जो पैदा करने वाले रिस्क फैक्टर हैं उसकी बात करें, तो हर एक फैक्टर जो है वो 1-2 घंटे के सेशन के बाद भी उसके अंदर हम पूरी तरह से उसकी बीमारी की, उसकी पेचीदगी की जो सारी डिटेल है वो हम स्टडी नहीं कर सकते। बहरहाल कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा सा इसको बुनियादी चीज़ों को उठाएं। तो सबसे पहले तो ये है कि एक थोड़ा थोड़ा करके हर एक पॉइंट को उठाता रहूँगा। जो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज हैं, जो अक्सर हमारे पास बच्चे आते हैं और अनफॉर्चुनेटली बच्चे बाद अपनी उस उम्र के हिस्से को गुजार के आते हैं जब उनके अंदर दिल के जो स्ट्रक्चर के अंदर, दिल की जो साख्त के अंदर का नुकसान हुआ था उसकी करेक्शन हो सकती है, वो बच्चे हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले तो हमें लोगों में ये इल्म और थोड़ी सी नॉलेज को फैलाने की ज़रूरत है कि अगर एक बच्चा पैदाइश के बाद उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, उसके माँ बाप समझते हैं कि वो सांस नहीं लेता, उसके हाथ पांव नीले हो जाते हैं, उसकी तकलीफ रहती है, तो उसको खुदा के लिए उसको किसी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में ना रखें, गली मोहल्ले में ना रखें, और मैं अल्फाज नहीं पता बोलना चाहता कि उस तरफ ना लेके जाए जहाँ से उसका वो वक्त, वो वाइटल पीरियड ज़िंदगी का ख़त्म हो जाए जब वो इलाज के काबिल ना रहे। बाद में जो बीमारियां हैं जो बड़ी उम्र के साथ साथ जैसे है उसमें फिर आ जाता है हम इस्केमिक हार्ट डिजीज का लेवल, जिसमें जहाँ जहाँ भी आपको लिखा हुआ है दिल की सेहत और दिल की तकलीफ, और ये सारे टॉपिक्स हैं हमारा लिखकर हम इससे मुराद लेते हैं वो दिल की तकलीफ है और दिल की नालियों की तंगी की बीमारी की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमारी खून की जिस्म के अंदर दिल की जो नालियां हैं, अल्लाह ताला ने वो ऐसे निज़ाम में बनाया है कि हमारे किताबों में लिखा हुआ है कि जब तक वो 60 से 70% तक तंग ना हो जाए मरीज को दिल की तकलीफ शुरू नहीं होती। और जब किसी शख्स को दिल की तकलीफ एंजाइना वाला मसला शुरू हो जाए तो समझ लें कि उसके दिल की नालियों में 60 से 70% तक की जो उसकी नाली के अंदर का हिस्सा है वो कोलेस्ट्रॉल से भर चुका है और वो तंग हो गया है। तो तभी जाके अल्लाह ताला के हुक्म से उसको वो बीमारी होती है। अनफॉर्चुनेटली जब हम मेडिकल कॉलेज में थे तो हमारे यहाँ हार्ट अटैक के पेशेंट आते थे तो वो 50 साल से ऊपर होते थे, और आपसे कोई 10 साल पहले जब मैं स्पेशलाइजेशन करने गया हुआ था तो उस वक्त जो पेशेंट आते थे तो वो 40 और 50 के दरमियान में उम्र में आते थे, और हम उनको भी देख के हैरान हो रहे होते थे कि ये तो 40-42 साल का बंदा जिसको हार्ट अटैक कैसे हो गया। और इंतहाई अफसोस की बात है कि अब हमारे पास इमरजेंसी में जो आते हैं लोग तो उनमें से 22 साल 24 साल 26 साल के जवान हैं जिनके लिटरली अभी खाने की उम्र है, जिसने अभी कॉलेज छोड़ा, जिसने अभी यूनिवर्सिटी से बाहर निकला, जिसने अभी जिंदगी में कदम रखा, जिसकी अभी शादी हुई, एक बच्चा है और वो हार्ट अटैक के साथ आता है, और अक्सर वो ऐसी शदीद बीमारी के साथ आता है कि उसका हमारे पास कोई हल नहीं होता, जब उसकी जिंदगी खतरे में चली जाती है तो वो भी मसले हो जाते हैं। अब वो किस लिए हो रहे हैं, उसकी वजह यही है कि जो दिल की नालियां हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की जो डिपॉजिट है वो हो रहे हैं। थोड़ा सा इंटरनेशनल डेटा शेयर करूंगा। अमेरिका में हर 4 में से 1 जो मौत है वो हार्ट अटैक की वजह से हो रही है, और उन्होंने शेयर किया कि 2020 में तकरीबन 19 मिलियन डेथ्स जो थी वो हार्ट की वजह से हुई, और ये तादाद बढ़ के 2020 के बाद अगले उससे ज्यादा हो गई। सबसे बड़ा फैक्टर जो है इसमें वो भी रिस्क फैक्टर में डिस्कस करता हूँ, बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से एक जो है वो फिजिकल इनएक्टिविटी है। 2020 में जब रिसर्च हुई थी उसमें उन्होंने टॉप ऑफ द लिस्ट इन 2-3 चीजों को रखा था, जिसमें एक स्मोकिंग है। स्मोकिंग से मुराद कोई भी टोबैको का यूज,
दूसरे पे है कोलेस्ट्रॉल, तीसरे पे डायबिटीज और चौथे पे उन्होंने कहा था कि फिजिकल एक्टिविटी। अभी बात हो रही थी कि आप अपने डेली के रूटीन में रोजाना आधा घंटा या हफ्ते में 300 मिनट तक का टाइम जो है वो एक्सरसाइज में गुजारते हैं या नहीं गुजारते। तो वो जो इनएक्टिविटी है, वो जो काम और चलने फिरने और एक्सरसाइज और वॉक और वर्जिश ना करना है, वो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाता है और उसके नतीजे जो होते हैं वो हमें और हमारी फैमिली को बहुत अर्से तक भुगतने पड़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर का डेटा शेयर करूं, 2016 में बताया गया था कि पाकिस्तान में तकरीबन 2,50,000 लोग जो है वो सालाना दिल की बीमारी से फौत होते हैं और अगले 3 सालों में WHO ने जो रिपोर्ट शेयर की थी उसमें ये तादाद 4 लाख से बढ़ गई थी। रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, हार्ट के जो दिल की बीमारियों के रिस्क फैक्टर हैं उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है, किसी एक को हम बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन सबसे पहला जिसका मैं नाम लूंगा वो टोबैको ही है। अगर आप अपने आसपास देखें, आपको हर दूसरा तीसरा बंदा सिगरेट स्मोकर नजर आएगा। और जैसे भी बात हुई, गांव के देहात के माहौल में हुक्का स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, वो चल रही है। हुक्का सिर्फ दिल की बीमारी या सिगरेट सिर्फ दिल की बीमारी के साथ पेशेंट को हमारे पास इमरजेंसी में नहीं लाते। 40 साल सिगरेट पीने के बाद जब एक शख्स हमारे पास इमरजेंसी में आता है तो दिल की तकलीफ के साथ साथ उसके फेफड़ों का भी नुकसान हो चुका होता है। और आप अक्सर सुनेंगे, देखेंगे कि दिल और फेफड़े मिलकर काम करते हैं, हार्ट और लंग्स दोनों मिलकर काम करते हैं। कोई एक सिस्टम ही अगर खराब होगा तो दूसरे पे उसका असर जरूर पड़ेगा। तो दिल और फेफड़ों के मिलने से, और स्मोकिंग जो है वो फेफड़ों को नुकसान देता है अल्टीमेटली, जिसकी वजह से पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती और फिर हार्ट के ऊपर उसका लोड पड़ता है और अल्टीमेटली हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसके बाद है जेनेटिक्स। अब अगर आपके खानदान में आपके दादा दादी नाना नानी और उसके बाद आपके पैरेलल भाई बहन और माँ बाप के अंदर दिल की तकलीफ चल रही है तो ऐन मुमकिन है कि वो बीमारी आपके अंदर और आपकी अगली नस्ल के अंदर आएगी। हम बीमारी को रोक नहीं सकते, हम बढ़ती उम्र को रोक नहीं सकते, हम अपने जीन्स को तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने उन रिस्क फैक्टर्स को कम कर सकते हैं जो इस बीमारी के बढ़ाने में, हमारा नुकसान करने में शामिल हो सकते हैं। उसमें यह है कि हम अपनी स्मोकिंग के हैबिट्स को खत्म कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी मैं सिगरेट नहीं पीता, और मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोग देखे हैं जो सिगरेट नहीं पीते लेकिन वो सिगरेट पीने वाले के साथ बैठे होते हैं। तो अगर एक कमरे में एक शख्स सिगरेट पी रहा है और 5 नहीं पी रहे तो यकीन करें वो सबके साथ बराबर नुकसान ले रहे हैं। उसके बाद है बढ़ती हुई उम्र। फिर हमारे पास अल्लाह का शुक्र है इस्लामी मुल्क में बहुत बुराइयां नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में जहाँ पे अल्कोहल की कंजम्पशन ज्यादा है वहाँ पर दिल की बीमारी भी ज्यादा है। इसी तरह उसके बाद अभी बार बात हो चुकी है अनहेल्दी फूड की। आज से 20 साल पहले चले जाएं, आपको कोई किसी जगह पे कोई एक आध कोई फास्ट फूड की चेन मिलेगी। अगर आप आज से 20 साल पहले देख लें, अपने बच्चों से पूछ लें, बड़े वाले बच्चों से जो 20 साल पहले भी थे, उनसे पूछें तो आपको बताएंगे कि जी फलां जगह पे पिज्जा शॉप है, फलां वाले इतने टाइम में डिलीवर करते हैं, फलां की क्वालिटी बहुत अच्छी है, फलां वाले की प्राइस रेंज जो है वो बहुत अच्छी है। हमारी जवानी में अल्हम्दुलिल्लाह जब हम, अच्छी बात है हमारे लिए कि जब हम कहीं बाहर किसी शहर में जाते थे तो वहां पे पिज्जा खाने का सोचते थे, लाहौर गए तो मैकडॉनल्ड पे जाएंगे, और अब वो फास्ट फूड हमारे शहर में है। अल्लाह ताला ने हर किसी को रिस्क देना है, उनका भी रिस्क लिखा हुआ है, लेकिन वो जो एक फैक्टर है नॉन हेल्दी फूड वाला वो बढ़ गया अनफॉर्चुनेटली, और उसमें कौन का बड़ा नुकसान कर दिया। उसके बाद एक बहुत बड़ा फैक्टर है डायबिटीज। हमारी कम्युनिटी में एक अलमिया ये है कि हम जब किसी पेशेंट को इमरजेंसी में या ओपीडी पे शुगर चेक कराने को कहते हैं तो वो कहते हैं जी नहीं कराते। अगर हम किसी पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक कराने को कहते हैं तो वो कहते हैं जी नहीं कराते। अक्सर मेरे पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने शुगर चेक कराई है, ज्यादा आई है, लेकिन उन्होंने आंखें बंद कर ली कबूतर की तरह कि नहीं जी हम इसको दोबारा नहीं फॉलो करेंगे, छोड़ देते हैं। अब फिर एक और मिसकंसेप्शन ये है कि जी डाइट कम करके मीठा छोड़ दिया, चाय में चीनी छोड़ दी तो शुगर कंट्रोल हो गई। मैंने अपने आंखों से अभी पिछले हफ्ते में शादी पे बैठे थे तो हमारे एक दोस्त साथ उन्होंने 2 प्लेटें हलवे की खाई है, और जब खाने के बाद चाय मंगाई तो उन्होंने कहा जी चीनी डाली, मैं शुगर है। तो हम उनसे कहने लगे कि भाई खुदा के लिए ये जो हलवा खाया तो उसमें क्या था? तो सिर्फ चीनी ही शुगर नहीं है, हर वो चीज। इसकी मिसाल मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने पेशेंट को देता हूँ कि जैसे आप ईंधन जलाते हैं, कागज लकड़ी जो भी है, आप जो चीज भी खाते हैं वो आपके बॉडी में जाके शुगर बनाती है। क्या ख्याल है अगर एक आदमी 10 रोटियां खा ले तो उसकी शुगर नहीं बढ़ेगी? रोटी तो ठीक ही है,
वो बढ़ेगी शुगर उसकी। तो आप अपने खाने को सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक रख लें, भूख रख के खाएं, थोड़ा खाएं, मुनासिब हद तक खाएं, अपने जिस्म और जान का रिश्ता बरकरार रखने के लिए खाएं, खाने के लिए जिंदा ना रहें। आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, आपकी कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगी, दिल की तकलीफ तक नहीं जाएंगी। उसके बाद मोटापा है, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर। अक्सर आम हमारे जो लोग हैं, आप अपने आसपास देख लें, अब तो बच्चों के चेहरे पे भी परेशानी के आसार मिलते हैं। बड़े तो एक तरफ हो गए, हर बंदा स्ट्रेस में है, हर बंदा एंजाइटी में है, हर बंदे को रोजगार के, घर के मसाइल हैं, हर किसी के साथ प्रॉब्लम है। तो एक मुस्तकिल टेंशन बरस रही है हर किसी के सर पे। वो किस तरह से बाहर आती है? वो बीमारियों की सूरत में बाहर आती है, और उसकी सबसे बड़ी वजह, एक सबसे बड़ी जो पिक्चर है वो ब्लड प्रेशर है। हर दूसरा शख्स हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है। हर दूसरा शख्स किसी परेशानी की वजह से किसी न किसी वक्त, दिन के रात के किसी लम्हे में स्ट्रेस के इतने शदीद झटके से गुजरता है कि उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। और ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल कहते हैं, साइलेंट किलर है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, आपको समझ नहीं आएगी। और ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है? वो ये है सादा ज़बान में कि जो आपके दिल है और दिल की नालियां हैं, तो दिल की नालियों के अंदर से खून दौड़ता है और दिल उसको पंप करके आगे भेजता है। अब आपके दिल की जो गुजरने वाली खून की नालियां हैं, उसके अंदर तंगी आ गई और वो टाइट हो गई और वो बंद हो गई और वो घुट गई, और दिल को जोर लगाना पड़ता है उन नालियों में से ब्लड गुजारने के लिए, और आगे नालियां तंग हैं और वो दिल जो है वो उस हाई ब्लड प्रेशर वाली नालियों के अंदर से दिल पे इतना जोर पड़ जाता है कि वो खून पास नहीं कर सकता, और उसकी वजह से दिल जो है वो कमजोर हो जाता है, अल्टीमेटली दिल की तकलीफ शुरू हो जाती है। ब्लड प्रेशर के बारे में एक और मिसकंसेप्शन ये है कि लोग समझते हैं कि ब्लड प्रेशर की गोली जो है वो कुछ दिन के लिए खानी है या फिर छोड़ देनी। मैं आज सुबह भी एक पेशेंट देख के आया, उसने 1 साल दवाई खाई है, अब 1 साल के बाद उसने दवाई छोड़ दी है, और आज फिर उनको रात को 3 बजे इमरजेंसी में आना पड़ा क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, सर में दर्द, बहुत ज्यादा मसाइल के साथ। तो एक चीज ये है कि ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल की तकलीफ, इनकी दवाइयां एक दिन, एक हफ्ता, 1 साल के लिए नहीं होती हैं। ये वो तब्दीलियां हैं जो आपके जिस्म में मुस्तकिल बुनियादों पे पड़ गई हैं, और इसकी दवाई की आपने लगातार खानी है। फिर आ जाता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बदनाम भी बहुत है, और बहरहाल सही वाला बदनाम है, इसका कसूर भी बहुत है। हमारी खुराक के अंदर, हमारे खाने के अंदर, हमारी रूटीन की डेली फूड के अंदर कोलेस्ट्रॉल घी चिकनाई की सूरत में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल हम अपने रोजाना के खाने में से सिफर नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। बॉडी की बहुत सारी जरूरियात कोलेस्ट्रॉल की वजह से पूरी होती हैं। इवन आपके दिमाग का जो फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल की वजह से चलता है। तो कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, और उसके लिए हमने मैसेज लिया है बाहर पेपर पे भी, ये सारे डिस्प्ले भी लगाया हुआ है, चौधरी साहब ने बड़ी मेहनत की है। और उसमें यह है कि ये सबसे मोटा कंसेप्ट सिर्फ ये है कि हर वो कोलेस्ट्रॉल जो खून की नालियों में इकट्ठा होता है वो बुरा है। और अगर आप ब्लड टेस्ट करवाएं तो एलडीएल के नाम से हम उसका नाम रखा है। एलडीएल जो है वो बुरा है, और सिंपल कोलेस्ट्रॉल जो है वो बुरा है, और ट्राइग्लिसराइड एक उसकी किस्म है वो भी बुरी है। और एक हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है जो खून की नालियों में इकट्ठा नहीं होता। और खून की नालियों के इकट्ठे होने की कोलेस्ट्रॉल की मैं अपने मरीजों को अक्सर मिसालें देता हूँ कि जैसे आपने बाग में पानी का पाइप रखा होता है तो उसके अंदर सब्ज रंग की काई जम जाती है, तो वही कोलेस्ट्रॉल है जो आपकी खून की नालियों में इकट्ठा हो गया, जिसने नाली का रास्ता अंदर का तंग कर दिया। तो हेल्दी डाइट खाएं, पौधों के सोर्सेज से और फिश से, और वो फैटी एसिड लें नॉन सैचुरेटेड जो जल्दी खत्म हो जाए, और वो कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल करें जो आपकी खून की नालियों में इकट्ठा ना हो, ताकि आपकी नालियां तंग ना हो, अल्टीमेटली दिल की तकलीफ ना हो। फिर एक चीज है फिजिकल एक्टिविटी, शुरू में बात हुई थी, उसके ऊपर एक चीज डिस्कशन में अभी नहीं आई, वो है बॉडी मास इंडेक्स। एक पैरामीटर है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एक हिसाब है कि अगर आप अपने हाइट और अपने वेट को मेजरमेंट करके उसमें से एक फार्मूला है, उसको बीएमआई कहते हैं, उस फार्मूले में अपना वजन और अपना कद तो आप तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन वजन कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप उसकी रेशो को कंट्रोल कर लें तो आप सेहतमंद रहेंगे अल्लाह के हुक्म से। इन सारी कॉम्प्लिकेशन के साथ जब दिल की तकलीफ शुरू होती है तो हमारे पास पेशेंट आते हैं चेस्ट पेन के साथ। अब चेस्ट पेन के ऊपर पहले डिस्कशन हुई थी,
एक कुछ इसमें लोगों के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो फैल गई हैं लेकिन वो सही नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं जी बाजू में दर्द था, उल्टे बाजू में तो इमरजेंसी आ गए, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि हार्ट का पेन सीने में है और बाजुओं में जाता है, दोनों बाजुओं में जा सकता है, राइट लेफ्ट की कैद नहीं है। गर्दन में जा सकता है, गले तक जा सकता है, कान तक जा सकता है, सर की बैक साइड पे जा सकता है, इवन कमर में भी जा सकता है, और नाक से और ये जो फ्लैंक्स हैं जिसको हम बखी कहते हैं इधर भी जा सकता है। तो कोई भी ऐसा शख्स जिसकी उम्र, अब तो उम्र की कैद ही नहीं, लेकिन अगर उम्र 30-35 साल से ज्यादा है, उसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, दिल की तकलीफ पहले हुई है या नहीं हुई, लेकिन अगर उसको ऐसा दर्द है जिसका आराम नहीं आ रहा, जो उसकी जिंदगी में कभी नहीं हुआ, जिसकी तकलीफ से उसका कभी वास्ता नहीं पड़ा, तो उसको सुस्ती नहीं करनी चाहिए, उसको फौरन इमरजेंसी में आ जाना चाहिए। क्योंकि जैसे हमने ये डिस्प्ले किया कि सीने के दर्द और बोझ को, घबराहट को नजरअंदाज ना करें, और आराम ना आने पर जैसे हम घर में कुछ मैदे की चीज ले लेते हैं, कोई एसिड ले लेते हैं, कोई सिरप ले लेते हैं और एंटीसीडीवन ले लेते हैं, आराम नहीं आता तो घर पे नहीं रहना, चाहे दिन हो या रात हो। मैं अपने पेशेंट को कहता हूं कि वो एक रात, मां को कहता हूं, बाप से कहता हूं कि अपने जवान बेटे की आराम का ख्याल नहीं करना, आधी रात को उसको जगा देना, क्योंकि अगर आप उस रात उसको नहीं जगाओगे, इमरजेंसी नहीं आओगे, तो हो सकता है वो रात फिर आपके घर में दोबारा जिंदगी वाली ना हो। वो एक नाकाबिल तलाफी नुकसान माँ बाप का हो जाता है, वो औलाद के लिए बहुत अरसे के लिए फिर वो तकलीफ दे रहता है। अच्छा, अगर आपके पास आपके दोस्तों अजीजों में, रिश्तेदारों में किसी को चेस्ट पेन हो जाती है रात को, दिन को, किसी बात नहीं, और सीने में दर्द इस शिद्दत से होता है कि उसको आराम नहीं आता, तो आप घर पे क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो मोटा पॉइंट ये याद रखें कि दिल की तकलीफ अगर किसी जोर वाले, शिद्दत वाले, मुशक्कत वाले काम करने से हो रही है तो उस काम को रोक दें। मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, अभी ये 6 महीने पहले गर्मियों में एक पेशेंट हमारे पास आए, वो शॉपिंग कर रहे थे और उन्होंने 2-3 थैले उठाए हुए थे और माशाल्लाह वो पढ़े लिखे आदमी थे, उनको दर्द हुआ तो उन्होंने कहा कि बस 2 दुकानें और घूमनी है तो दर्द होता रहे, खैर मैं कर लूंगा, लेकिन उनको आराम नहीं आया। अल्टीमेटली जब इमरजेंसी में आए तो हार्ट अटैक के साथ आए। तो जब तकलीफ हो वो काम छोड़ दें, फौरन अपनी बॉडी को रेस्ट दें, बैठ जाएं, लेट जाएं। आजकल हर घर में या हर घर आसपास में डिस्प्रिन की टैबलेट अवेलेबल है, आप एक डिस्प्रिन चबा लें या अपने घर वालों को बता दें, घर में कभी किसी जगह पे किसी को तकलीफ हो तो उसको डिस्प्रिन खिला दें। मैं मेडिकल कॉलेज में था, हम फाइनल ईयर में थे, तो हमें हमारे सर ने कहा था कि अपने जेब में एंटीसीड रखा करो, कहीं पे वार्ड में किसी जगह की जरूरत पड़ जाती है। और यकीन करें, मैं तलगाम होटल पे हमने ब्रेक लगाई तो बाबा जी को चेस्ट पेन हुई, उनको मैंने एंटीसीड दे दी, उनको आराम आ गया। तो एक और हजरत मुझसे पूछते हैं कि बेटा इतनी सी उम्र में दिल की तकलीफ है? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं है, लेकिन मैंने अपने इस हिसाब से रखी हुई है। तो कभी न कभी छोटी छोटी जो आपकी एफर्ट होती है, कोई छोटी सी कोशिश होती है, वो किसी की जिंदगी बचा लेती है। तो घर पे तकलीफ हो किसी मरीज को, उसको डिस्प्रिन चबा के खिला दे, चूस ले, निकल ले पानी के साथ। कोई कोलेस्ट्रॉल वाली गोली घर पे रखिए, वो उसकी अपनी मिकदार में अगर 10 मिलीग्राम वाली है तो उससे डबल उसको खिला दे, उसको बिठा दे, उसको रेस्ट दे, उसको घबराहट खत्म करें, उसको हौसला दें और उसका इमरजेंसी लें। मजीद घर पे टाइम जाया नहीं करें, क्योंकि ये हार्ट अटैक हो सकता है। और हार्ट अटैक का इलाज जो है हम इमरजेंसी में करते हैं, सीसीयू में करते हैं। हमारे बीएचयू हॉस्पिटल में 16 बेड का सीसीयू है और सीसीयू में हमारे पास तकरीबन, हमने पिछले 1.5 साल से जो रिसर्च कर रहे हैं, तो आमतौर पर सर्दियों में शिद्दत बढ़ जाती है और तकरीबन हर रोज 2 से 3 हार्ट अटैक के पेशेंट हमारे सीसीयू में आते हैं। 2 से 3 हार्ट अटैक। अनफॉर्चुनेटली मियांवाली का डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहुत सारे एरिया को ड्रेन करता है। हमारे पास एमएम रोड से, भक्कर से, ग्रूटकोट से, और इसके बाद गोदा रोड से, खुशाब, कायदाबाद, जोराबाद वाले रीजन से, उसके बाद डीआई खान से, ईसा खैर बैग से, तलागान वाली साइड से, और ये सारे रोड्स का जो एरिया का पेशेंट है वो डीएचक्यू मियांवाली में आता है। और हमारे पास सबको जो हार्ट अटैक के साथ आते हैं, हम उनको मैनेज करना पड़ता है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। तो उसमें ये है कि सबसे पहले हम उनको, जो हार्ट अटैक के साथ पेशेंट आते हैं, तो दिल के दौरे का टीका लगाते हैं। अल्टीमेटली उसके लिए उसको फिर गाइड कर देते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक के बाद जो सर्वाइवर है, जो बेहतर हो जाए, बच जाए पेशेंट, उसको हम गाइड करते हैं कि वो एंजियोग्राफी के लिए जाए। और एंजियोग्राफी के ऊपर अपनी जो दिल की जो उसकी बड़ी बड़ी शरियाने हैं, शरियानों की भी एक बात याद आ गई कि लोग हमारे अक्सर जो कहते हैं दिल के 3 वाल बंद हैं, वो वाल जो है ना थोड़ी सी टर्म एक किस्म की हमारे लिए डिफरेंट है। हम दिल की नालियों को शरियान बोलते हैं, पब्लिक उसको वाल बोलती।
तो वो 3 शरेयानें जो होती हैं, बड़ी शरेयानें हैं दिल की, जो दिल को पकड़ती हैं, सप्लाई करती हैं, खून पहुंचाती हैं, उनमें से 1 या 2 या 3 किसी में भी या तीनों में रुकावट हो सकती है, और वो रुकावट एंजियोग्राफी के टेस्ट पे ही नजर आती है। एंजियोग्राफी का टेस्ट कोई तकलीफ दे टेस्ट नहीं है, हाथ से या टांग से इंजेक्शन लगाया जाता है, एक्सरे लिया जाता है, और उसमें जो दिल की तस्वीर नजर आ जाती है, जो 3 शरेयानें हैं वो नजर आ जाती हैं, और उनकी तंगी नजर आ जाती है, और उसके ऊपर फिर फैसला होता है कि हमने उसके अंदर स्टैंड डालना है, जो एक स्प्रिंग नुमा एक चीज है जो नाली को खोल के दोबारा से अपनी जगह पे वापस ले जाती है। जो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया उस नाली के अंदर, तंगी कर दी उसने, उसको खोल देते हैं। या अगर 1 से ज्यादा शरेयानें, जैसे 3 शरेयानें बंद हैं, तो फिर स्टेंट नहीं डाले जाते, फिर उसमें बाईपास का ऑप्शन दिया जाता है। बाईपास आज से 15 साल पहले बहुत मुश्किल होता था, लोग डरते थे, बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब बहुत महफूज है। मेरे अजीज ने अभी, उनकी वालदा ने ऑपरेशन कराया, यकीन करें 22 तारीख को ऑपरेशन हुआ और 29 तारीख को वो अमन जी डिस्चार्ज होके घर आ गए। इतनी महफूज और अच्छी सर्विस है। अगर खुदा ना खासा किसी तकलीफ में मरीज है तो लोगों के दिल से खौफ खत्म करें, उसके अंदर ये मोटिवेशन डालें। मरना तो जाहिर है हर किसी ने, आपने, हमने, सब ने, लेकिन अल्लाह का हुक्म है इलाज कराएं। हमने एक मैसेज दिया हुआ था इसमें कि बीमारी जो है वो अल्लाह का हुक्म है और उसका इलाज भी करने का हुक्म दिया गया। मायूसी तो उस्मान ऐसे ही मायूस नहीं हो सकता, बीमार हो सकता है, कमजोर हो सकता है, बुज़दिल हो सकता है, मायूस नहीं हो सकता, तो उसका एफर्ट करनी है। उसके बाद एक बात हुई थी, किसी साहब ने मैसेज हमें जब दिया था कार्डियक पेशेंट के ऊपर बात करने के लिए, तो उसमें एक टॉपिक था कार्डियक अरेस्ट। इसके ऊपर मैं डॉक्टर अजीज साहब का नाम लूंगा, डीएचजीसी से हमारे इंचार्ज हैं, और चौधरी नासिर साहब इनके साथ ऑर्गेनाइजर है यहाँ पे। तो हम लोग पिछले 6 महीने से हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज का और पैरामेडिक्स का और डॉक्टर हजरात का, एनएचडब्ल्यूज का, नर्सेज का, इन सब का ट्रेनिंग का सेशन हमने बहुत सारे कराए हैं। लोगों को हमने एजुकेशन दी है कि अगर खुदा ना खास्ता सड़क पे, घर में, बाजारों में, मार्केट में, हॉस्पिटल में, किसी भी दफ्तर में, किसी जगह पे जहाँ पे पब्लिक